साथियों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में। बायोजिन नाम है कंपनी का, जिसके लिए ये अच्छा न्यूज़ मिला है और इसकी वजह से दुनिया भर में कई परिवारों को उम्मीद की किरणें दिखाई देगी। और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल को हमें बढ़ाना है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफाई बटन दबा दीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हो तो। और जैसे जैसे चैनल बढ़ते जाएगी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वीडियोस भी ले आया करूँगा जो आपके काम आएगा। और सब्सक्रिप्शन तो टोटली फ्री है, तो सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफाई दबा दीजिए, उतना ही आपको करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी कि ALS, इस बीमारी का नाम लो गियरिंग डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा बीमारी है जो धीरे 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 बढ़ते जाता है और इंसान के जो नसें रहती है, नर्व्स, उसको ख़राब करता है और उसके वजह से इंसान की जो मसल्स रहती है वो वीक हो जाती है और पहले उनको चलना मुश्किल पड़ता, फिर बाद में उनको बोलना मुश्किल पड़ता और इस तरह से आखिरी में उनकी सांस रुक जाती है, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए जो मसल्स रहते हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं और इसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। और ये ALS डिज़ीज़ जो है ये क्यों होता है, ये अच्छी तरह से लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं इसे समझने को, लेकिन उन्हें अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया। पर उनको ये पता है कि ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है और लगभग अगर समझ लीजिए 100 लोग को ALS हो तो उनमें से 5 या 10% के लोग को उनके परिवार में ही वो बीमारी है। बाप से बेटा, बेटे से पोता, इस तरह से वो परिवार में ही वो आते रहता है। तो ऐसे 10% केस रहते हैं जिसमें परिवार के थ्रू होता है और बाकी के 90% जो है उसमें अभी तक उनको पता नहीं चला कि किस चीज़ के वजह से ये होता है और ALS किस तरह से बढ़ता है उसके बारे में अभी भी वैज्ञानिक जानकारी का इकट्ठे कर रहे हैं। और हमारे दिमाग में मोटर न्यूरॉन नाम के सेल्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन सेल्स का काम है कि हमारे मसल्स को कंट्रोल करना। तो हमारे शरीर में जितने भी मसल्स हैं, हर एक मसल जो है वो एक मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है और मोटर न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं और उसी की वजह से हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पानी निगल सकते हैं, सांस ले सकते हैं। ये सब मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। और जैसे जैसे मोटर न्यूरॉन मरते हैं वैसे वैसे उसके साथ संबंधित जो मसल्स होती है हमारे बॉडी में, वो वाले मसल नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल कर नहीं सकते हम। और जब उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो धीरे धीरे पिघल कर वो मसल चला ही जाता है और उसकी वजह से इंसान को धीरे धीरे चलना बंद हो जाता, फिर बात करना बंद हो जाता, खाना मुश्किल पड़ जाता, फिर सांस लेना मुश्किल पड़ जाता। तो इस तरह से ये डिज़ीज़ जो है ये प्रोग्रेस करती है। लेकिन इसके बीच जिस इंसान को ALS होती है उसका दिमाग एकदम शार्प रहता है, हर एक व्यक्ति की तरह वो सब कुछ महसूस कर सकता है, वो उसको इमोशंस होती है और उसके सामने कोई प्रॉब्लम रखो तो वो सॉल्व कर सकता है। यानी कि दिमागी तौर पे बाकी सब आम इंसान की तरह रहती है, लेकिन सिर्फ ये मसल्स वाला डीजनरेशन चलते रहता है। इसकी वजह से ये बीमारी जो है ये काफ़ी ख़तरनाक है और एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो डायग्नोसिस के बाद लगभग 2 से 5 साल तक लोग जीते हैं। लेकिन कई लोग ज़्यादा भी जी सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा जी सकते हैं। वो किस गति से ये बीमारी फैल रही है उनके शरीर में, उस पर निर्भर है। और सांस लेने के लिए हमारे फेफड़ों को डायफ्राम जो है वो ऐसे पुश करता है तब हम सांस बाहर छोड़ते हैं और जब वो डायफ्राम पुल करता है तो अंदर लंग्स एक्सपेंड होती है और हम सांस अंदर ले पाते हैं। और वो वाले मसल्स के ऊपर कितना असर है ALS का उस पेशेंट पे, उसके हिसाब से सांस कब रुकेगी वो निर्णय होती है। और जब तक उस मसल पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता इंसान की ज़िंदगी चलती रहती है। अभी फ़िलहाल तो ALS के लिए कोई इलाज है ही नहीं और लेकिन दवाएं हैं जो उसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं और उसके आगे बढ़ने की गति को थोड़ी धीमी कर सकते हैं। और
ये किस कारण से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स मरते हैं और एएलएस करते हैं, ये पूरी तरह से पता नहीं है वैज्ञानिकों को, लेकिन बहुत सारे थियरीज है। एक थियरी ये है कि ये जो प्रॉब्लम है एक प्रोटीन का प्रॉब्लम है। किस तरह से वो प्रोटीन न्यूरॉन्स के अंदर प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोटीन प्रोसेसिंग में कोई गलती हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर न्यूरॉन्स के अंदर वो प्रोटीन जगह जगह पिघलने के बजाय वो गाढ़ा बन जाता है, और उसकी वजह से मोटर न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जानी चाहिए उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए वो सिग्नल्स नहीं जा पाती, और धीरे धीरे वो मोटर न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है। तो ये एक थियरी है। दूसरा थियरी ये है कि हमारे शरीर में हमने ह्यूमन इम्यून सिस्टम का जो मिनी सीरीज़ था उसमें मैंने बताया ना, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज़ को लेकर बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो एंटीबॉडीज़ जाके डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट को। तो उस तरह से ऑटो इम्यून डिज़ीज़ करके एक डिज़ीज़ है जिसमें शरीर अपने ही हिस्सों को अटैक करता है इम्यून सिस्टम यूज़ करके। तो कोई लोग सोचते हैं एएलएस जो है ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जिसमें शरीर अपने खुद के मोटर न्यूरॉन्स को अटैक करके डिस्ट्रॉय करता है। और भी रिसर्च है जिसमें सजेस्ट किया गया है कि न्यूट्रिएंट्स एंड मॉलिक्यूल्स जो न्यूरॉन्स को चाहिए वो उसको शायद नहीं मिलते होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से न्यूट्रिशन मिलने के बगैर वो न्यूरॉन अपने आप मर जाते हैं। तो ये सब तरह तरह के थियरीज है, लेकिन कोई भी कारण हो, जब न्यूट्रॉन मर जाता है तो एएलएस हो जाती है। तो ये मेन पॉइंट अपने को याद रखना है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का एफडीए जो है उसने एक्सेलरेटेड अप्रूवल ग्रांट किया है बायोजन का टोफरसन नाम के एक दवाई को। एक्सेलरेटेड अप्रूवल ऐसे बीमारियों के लिए दिया जाता है, दवा को दिया जाता है जो ऐसे बीमारियों को ट्रीट करता है जिनका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं, और जिसकी प्रगति बहुत जल्दी होती है, और जिसके वजह से इंसान की मौत हो सकती है और इंसान को बहुत परेशानी होती है। ऐसे डिज़ीज़ में एफडीए जो है थोड़ा खुद भी रिस्क लेता है। वो कहता है ठीक है, मेरे को सब डेटा अभी नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली बताओ कि इंसान को ये देने से वो मरता तो नहीं है, और थोड़ी तो उसको फ़ायदा होती है ताकि वो ये दवा ले सके। तो वो चीज़ें जो है टॉल्फरसन के लिए बायोजन ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है एफडीए को। और एफडीए जब ड्रग अप्रूव करती है तो एंड पॉइंट के बेसिस में अप्रूव करती है। एंड पॉइंट यानी कि आखिरी बिंदु, लिटरल ट्रांसलेशन। एंड पॉइंट, अगर मैं मेरे घर से निकलता हूँ और मेरे ऑफिस को जाता हूँ तो मेरा ऑफिस जो है वो मेरा सफ़र का एंड पॉइंट है। उसी तरह एफडीए का अप्रूवल का जो एंड पॉइंट होता है वो बीमारी ठीक हो जाने का जो है संकेत मिले तो वो एंड पॉइंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर सर दर्द की दवाई बना रहे हो और उसका ट्रायल हो रहा है तो फिर उसका एंड पॉइंट है कि दवा देने के बाद इंसान को सर दर्द बंद हो जाना चाहिए। इसको हम डायरेक्ट एंड पॉइंट कहते हैं। जब एक्सेलरेटेड अप्रूवल देता है एफडीए तब सरोगेट एंड पॉइंट यूज़ करते हैं। सरोगेट का मतलब है कि ओरिजिनल की जगह पे कोई और। मिसाल के तौर पर अगर इंसान को हेडेक होता है तभी उसका ब्लड टेस्ट ले और उसमें एक कोई द्रव्य 100% रहती है, तो हर बार वो अगर 100% रहती है हेडेक के टाइम और आपने दवा टेस्ट की और आपने ब्लड टेस्ट निकाल के वो द्रव्य देखा हेडेक के टाइम और हेडेक नहीं था और वो द्रव्य भी कम हो गया, तो दैट मीन्स इट्स अ सरोगेट एंड पॉइंट। तो सरोगेट एंड पॉइंट इसलिए लेते हैं क्योंकि एक्चुअल एंड पॉइंट करना हो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मिसाल के तौर पर आप लीजिए कैंसर का ड्रग बना रहे हैं तो पूरा कैंसर हील हो जाए और वो भी 15-20 पेशेंट्स में हील हो जाए, उसके बाद अप्रूवल देंगे तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। HIV की वैक्सीन बनती है, HIV की वैक्सीन में भी अगर पूरी तरह से देखना है तो आप देखोगे कि कई थेरेपीज HIV के 5-5, 10-10 साल से चल रहे हैं, अभी तक उनका एंड नहीं हुआ है क्योंकि वो एक्चुअल एंड पॉइंट देखना चाहते हैं। तो ये जो टॉल्फरसन है इसके लिए एफडीए ने एक्सेलरेटेड अप्रूवल भी दिया है और साथ में इन्होंने सरोगेट एंड पॉइंट लिया है। और ये सरोगेट एंड पॉइंट इसमें है न्यूरोफिलामेंट लाइट नाम का प्रोटीन जो ALS के साथ संबंधित है। जिनको ALS होता है उनमें न्यूरोफिलामेंट लाइट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है
और इंडिपेंडेंट पैनल है एफडीए के एडवाइज़र्स, जो बाहर से एडवाइज़र्स को, जैसे हम कंसल्टेंट लाते हैं उसी तरह एफडीए बाहर से डॉक्टर्स को ले आता है जो एक्सपर्ट्स है, प्रोफेसर्स जो एक्सपर्ट्स है फील्ड में, और उनको डेटा सब प्रेजेंट करता है। तो उन्होंने माना है कि न्यूरोफिलामेंट लाइट अगर कम हो तो उससे पेशेंट को, एएलएस पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। तो अभी जो चल रहा है फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है, और इसमें इन्होंने देखा है कि पेशेंट जिनको टॉलफर्सन दिया है उनका SOD1 प्रोटीन लेवल कम हो जाता है 26 to 38%। और इन्होंने ये भी देखा टॉलफर्सन का फेलियर जो है डिज़ीज़ को स्लो करने को, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये जो ट्रायल इन्होंने किया है ये सिर्फ 28 वीक्स का किया है। हालांकि इनको एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिला है, लेकिन इनको शायद एक साल का टाइम तक पेशेंट को देखना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि जिस तेज़ी से एएलएस आगे बढ़ता है क्या उसका रोकथाम हो पा रहा है टॉलफर्सन से। तो वो होगा डायरेक्ट एंड पॉइंट। तो अभी सरोगेट एंड पॉइंट के हिसाब से एफडीए ने इनको आगे जाने को कह दिया है, और उन्होंने बोला है कि जब आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा, हमको प्रेजेंट करोगे, तो रेगुलर अप्रूवल जो होती है वो हम आपको पूरा डेटा देखने के बाद दे देंगे। तो फ़िलहाल अभी बायोजन जो है ये दवा अभी मार्केट करेगा, और इसमें जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनको वो टेस्ट करेगा, उनका डेटा जमा करेगा, और 1-1.5 साल के बाद एफडीए के पास वापस जाके बताएगा देखिए ये सब डेटा है। और बीच बीच में भी एफडीए उनके पास से डेटा मांगते रहेगी, और इसके बीच में अगर कोई पेशेंट को तकलीफ़ हो गई, किसी की मौत हो गई या कुछ हो गई, तो एफडीए दवा को वापस रिकॉल कर सकता है। अगर कुछ नहीं हुई और डेटा भी मिल जाए 52 वीक्स के बाद, तो एफडीए थप्पा लगा देगा कि अप्रूव्ड। फिर आगे चलकर जो भी एएलएस के लिए दवा क्लिनिकल ट्रायल में आ गई, वो उस दवा को कम से कम इस टॉलफर्सन के जितना प्रभावशाली होना चाहिए या इससे ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। इससे कम हो तो एफडीए अप्रूव नहीं करेगी। तो इस तरह से एफडीए अप्रूवल चलती है। तो मेरे हिसाब से जिन परिवारों में एएलएस है उनको काफ़ी उम्मीद की किरण नज़र आएगी, क्योंकि ये दवा जो है इसमें 23 या 23 to 32% मेरे ख्याल से चांसेस है इस एएलएस के प्रगति को रोकने की। तो पेशेंट को थोड़ा लंबी आयु मिल सकती है और थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकता है। तो ये इतना ही अभी के लिए, और आप लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलना, और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी सहायता देना, ताकि मैं आगे चलकर और भी डिजीज़ेस और उसके थेरेपीज ले आऊँ। और ख़ासतर यहाँ पर तो HIV के बारे में हम बहुत बोलते हैं। मैं डायबिटीज़ भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, कैंसर के भी मिनी सीरीज़ शुरू हो गई है। तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ज़रूर इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भेजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने कह दीजिए। धन्यवाद।